आग की तरह शहर भर में फैल गई। इस दर्दनाक हादसे में दूल्हा, कार का ड्राइवर और 7 बाराती काल की गाल में समा गए। पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान हुआ। देखिए कोटा और सवाई माधोपुर से दर्दनाक हादसे की खबर। कोटा का ब्लैक संडे, दर्दनाक हादसा, 9 लोगों की जल समाधि। दूल्हे के साथ में जितने भी लोग थे वो सब शांत हो गए हैं। जिंदगी पर फिर भारी पड़ा शॉर्टकट रास्ता। वो सब हमारे ही रिलेटिव थे और 3 तो बरवाड़ा के हैं, जिसमें से एक ड्राइवर है और एक दूल्हा है और एक दूल्हे का भाई है, और 5 लोग जो है वो जयपुर के हैं, उन्हीं के रिलेटिव थे। जिस घर में आज शहनाई बजने वाली थी वहां मातम पसरा है। एक हादसे ने कई परिवार को तबाह कर दिया। जिस माँ बाप ने अपने बेटे के सिर पर सेहरा सजाया था, बहू के साथ उसके लौटने की उम्मीद लगाए गए थे, वो अर्थी पर लौटा है। मैं अब इस बारे में कुछ क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, परंतु जो परिवार के साथ ये हादसा हुआ है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और मतलब उस बच्ची का भी भविष्य आगे जो भी होगा देखा जाएगा। सवाई माधोपुर के चौथ के बाड़े से बारात उज्जैन के लिए निकली थी। जिस कार में दुल्हा समेत कुछ बाराती बैठे थे, उसके ड्राइवर ने ट्रैफिक जाम से बचने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाया और कार छोटी पुलिया से गिरकर चंबल नदी में समा गई। चौथ का बरवाड़ा से बारात आकर के उज्जैन जा रही थी। एक बस थी गाड़ी में और एक ये अर्टिगा गाड़ी थी। बस आगे निकल गई और ये अर्टिगा गाड़ी रास्ता भटक करके छोटे पुल पे आ गई और इम्बैलेंस होकर के ये नदी में गिर गई। अभी सभी की शिनाख्त हो गई है, उनके परिजन भी आ गए हैं जो बारात में आगे बस में थे, उनके माध्यम से सभी शवों की शिनाख्त हो गई है। हादसा सुबह 4 बजे के करीब का बताया जा रहा है। कार में सवार सभी लोगों की मौत के बाद कोई हादसे के बारे में बताने वाला भी नहीं बचा। घटना का पता सुबह 8 बजे चला, जिसके बाद 8:15 पर बचाव दल घटना स्थल पर पहुंचा और रेस्क्यू की शुरुआत हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात के टाइम पर मेरा ख्याल है कोई 3 या 4 बजे करीब रात होगी, जब जाकर के वो अचानक जो है वो उस पर गिर गई। वो किसी को भी पता नहीं लग पाया। वो तो वहाँ से एक राहगीर जो गुजर रहा था, उसने देखा कि कार जो है, कार का कुछ उल्टी कार का कुछ न कुछ हिस्सा उसको नजर आया, तो उसको शक हुआ। उस पर पुलिस को उसने रिपोर्ट करी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस हादसे पर शोक जताते हुए हादसे के शिकार लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। हादसा इतना दर्दनाक था कि जिसने भी सुना वो परिजनों को सांत्वना देने पहुंचने लगा। फिर क्या जनता, क्या जनप्रतिनिधि, सभी पीड़ित परिजनों के दुख में शामिल होने पहुंचे। हालांकि मौत पर सियासत भी देखने को मिली। रोडों की दुर्दशा है, ऊपर के जो आवागमन की पुलिया है वो बाधित है और लोगों को नीचे से होकर जाना पड़ रहा है। शहर की सूरत जो बदलना चाहते हैं और जल्दबाजी में पिछले 3 साल से पूरे शहर को खोद रखा है। अब चंबल की जो 2 पुलिया, एक पुलिया बंद है और एक पुलिया नीचे से भी रास्ता है और ऊपर की पुलिया पे लगातार ट्रैफिक जाम रहता है। चंबल नदी को कोटा की पालक नदी माना जाता है, लेकिन आज इसी नदी में एक साथ न सिर्फ 9 लोगों ने जल समाधि ले ली, बल्कि कई परिवारों के चिराग भी बुझ गए। हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा की अहमियत को सामने रखा है। हादसे की जांच में शायद कुछ और तथ्य सामने आए, लेकिन परिजनों को खोने वाले कई परिवारों के लिए ये हादसा जीवन भर का जख्म दे गया। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कोटा। कोटा में चंबल नदी में हादसे में 3 युवक जयपुर के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के गौतम नगर निवासी थे। हादसे की जानकारी के बाद जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी मृतकों के आवास पर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। जोशी ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि के चेक सौंपे। आपको बता दें कि कोटा हादसे में दूल्हा समेत 9 लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया। इस दौरान मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा और कांग्रेस कार्यकर्ता साथ रहे।
वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में पिछले 3 दिनों में स्कूल बस हादसे में 4 बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद परिवहन विभाग एक्शन में आया। विभाग ने 1 दिन का अभियान चलाकर बाल वाहनी श्रेणी के सभी वाहनों की जांच की और गड़बड़ी पाए जाने पर 149 वाहनों को जब्त कर लिया। इस पूरे अभियान में विभाग की अलग अलग टीमों ने 2500 से ज्यादा वाहनों को चेक किया। आपको बता दें कि जैसलमेर जिले में 17 फरवरी को स्कूल बस पलटने के मामले में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। वहीं 18 फरवरी को सीकर जिले में तेज गति से आ रही लोकल परिवहन की बस ने एक स्कूल वैन को टक्कर मार दी, जिसमें 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद परिवहन विभाग की 12 टीम ने वाहनों की चेकिंग की। अभियान चलाया है स्कूल्स की बसेस जो बाल वाहिनी कहलाती है, और कल एक ही दिन में करीब 2500 से ज्यादा व्हीकल्स को चेक किया गया है और उसमें 616 व्हीकल्स के खिलाफ चालान किए गए हैं और 149 व्हीकल जब्त किए गए हैं। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा, पर मैं पुनः सभी स्टेक होल्डर से अनुरोध करूंगा कि सभी को इस सामूहिक जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, ताकि हर जीवन अनमोल है। इस अवधारणा के तहत हम एक एक जान को बचा सकें और दुर्घटना को टाल सकें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटा छात्रा हत्या मामले में आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। छात्रा की हत्या के चंद घंटे पहले का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है छात्रा अपने चाचा के सिर पर लाड प्यार और दुलार से मसाज कर रही है। वीडियो देखकर और पूरे परिवार की आंखें भर जाती हैं। रोते बिलखते चाचा का कहना है कि उन्हें क्या पता था कि ये उनकी अंतिम तस्वीर है। शनिवार की बात है, करीब 8:30 बजे वो घर से उतरी और नीचे ही मेरी दुकान पे आई और करीब 2-3 मिनट तक मेरे सर की मसाज करती रही। उधर झुंझुनू में 3 दिन बाद जाने के बाद भी रणवीर मेघवाल के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। रविंद्र मेघवाल के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका क्योंकि पुलिस और परिजनों के बीच तीसरे दिन भी कोई सहमति नहीं बन पाई। मेघवाल के परिजन और ग्रामीण कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक ना तो वे शव लेंगे और धरना जारी रहेगा। 3 दिन पहले बास नानग और अजाड़ी कला रास्ते पर रणवीर मेघवाल का शव खून से लथपथ मिला था। दरअसल रणवीर मेघवाल गांव के ही युवकों के साथ मजदूरी पर गया था, जहां पर उसकी संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। इसी आरोप को लगाते हुए वे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तारीख के बाद में 4 बजे के बाद में अब तक इन्होंने क्या किया है ये कोई रिपोर्ट नहीं। हम 17 तारीख का जो हुआ है 18 तारीख को शाम को एसपी साहब से मिले हैं और मिलने के बाद में हमने हमारी मांगे दी हैं। मांगों के अंदर पहली प्राथमिकता हमने दी है कि वो परिवार सदमे में है और वो सदमे में है, उसके 4 बहनें भी हैं, इसलिए सदमे वाले परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। हम ये कह रहे हैं पुलिस प्रोटेक्शन के बजाय उस परिवार को जाके दबाव डाला जा रहा है कि आप राजीनामा कर लो, वरना हम 3 को अंदर जो करके और उनका चालान कर देंगे। वहीं नागौर जिले के नावा में हनी ट्रैप में फंसाने के मामले का पुलिस ने 6 घंटे में ही खुलासा कर दिया। कुचामन और नावा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हनी ट्रैप मामले में ब्लैकमेल कर वसूली करने वाले आरोपी गणपत राम, हनुमान राम और पप्पू देवी को गिरफ्तार किया गया। कुचामन डीएसपी के मुताबिक फरियादी जयपाल मेघवाल ने सूचना दी थी कि उनके पिता को कुछ लोग कहीं ले गए हैं और फिरौती के रूप में 6 लाख रुपए मांग रहे हैं। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की और मौके पर पहुंचकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक महिला भी शामिल है। के अनुसार मोबाइल की लोकेशन लेके और जिस आदमी का अपहरण हुआ था उसको दस्तयाब करने के लिए टीमें रवाना हुई। मैं स्वयं भी कुचामन से रवाना हुआ। नवा हल्के में लवाना गांव में एक व्यक्ति जो एक झोपड़ी के अंदर एक महिला जो उसको बरगला के हनी ट्रैप का प्रयास कर रही थी और 6 लाख रुपए की डिमांड करी, जिसमें उसका बेटा ये कहा कि मैं लेके आ रहा हूँ और बेटा चूंकि होमगार्ड में है
तो उससे उसने हमें लोकेशन लेने में और वहाँ तक पहुँचने में आसानी रही और हमने तुरंत ही उनको गिरफ्तार कर लिया। और रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के महाराणा प्रताप पर बयान मामले में बीजेपी का एक और विधायक की एंट्री हुई है। तेलंगाना से बीजेपी के विधायक टी राजा ने महाराणा प्रताप वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे महान योद्धा महाराणा प्रताप के बारे में वे बयान देते हैं कि महाराणा की अकबर के साथ जो लड़ाई है वो सत्ता के लिए थी। ये कमेंट करते हैं कि वो जो अकबर की जो लड़ाई थी वो सत्ता के लिए थी। तो मैं हमारे गोविंद जी को कहना चाहूंगा कि एक बार यहाँ पर एग्जीबिशन जो है वहां पर जाए। एक बहुत बड़ी पुस्तक है जिसमें मेवाड़ का पूरा इतिहास है कि पप्पा रावत जी हो या महाराणा कुंभा जी हो या राणा सांगा जी हो या महाराणा प्रताप जी हो, इन्होंने सत्ता के लिए लड़ाई लड़ी या मेवाड़ की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी या 36 कौम की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। आपको इतिहास पहले जानने की आवश्यकता है। उधर राजस्थान कांग्रेस को मिशन 2023 की सफलता का मूल मंत्र मिल गया है। प्रदेश नेतृत्व पार्टी कार्यकर्ताओं को तरजीह देने के साथ उन्हें मजबूत बनाएगी। इतना ही नहीं, आगामी अधिवेशन में नेता सुनेंगे और कार्यकर्ता बोलेंगे। कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी कांग्रेस। मिशन 2023 को लेकर एक्शन में प्रदेश कांग्रेस। 2 महीने बाद फिर होगा कांग्रेस का अधिवेशन। अब कार्यकर्ता बोलेंगे और पार्टी के नेता सुनेंगे। जयपुर में आयोजित हुए कांग्रेस के 1 दिवसीय अधिवेशन से बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है। अब पार्टी प्रदेश में कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और उनमें जोश भरने के लिए 2 महीने बाद विशेष अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जमीन से जुड़े कार्यकर्ता अपनी बात रखेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता उसे सुनेंगे। अधिवेशन रखेंगे जिससे नेता नहीं बोल करके और कार्यकर्ता जो ब्लॉक स्तर का है, जिलाध्यक्ष का है, जब हमारा गठन हो जाएगा तो उसके बाद में हम जो नए जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जो पदाधिकारी होंगे जिले और ब्लॉक में, उन सबसे बुला करके उनकी भावनाओं के मुताबिक सरकार काम करे और सत्ता और संगठन समन्वय के साथ में 2023 में पुनः हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएं। जयपुर में हुए अधिवेशन में कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं के मसले को उठाते हुए उन्हें तरजीह देने की वकालत की थी। प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि कार्यकर्ताओं की वजह से पार्टी को जीत मिलती है, इसीलिए कार्यकर्ताओं की सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा और पार्टी के वर्कर हमारी पार्टी की रीढ़ है, उनके सहारे ही मिशन 2023 कंप्लीट किया जाएगा। जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से। जनता उन पे विश्वास करके और उनको वोट देती है और वोट देती है तो उसके साथ में सरकार बनाती है। तो निश्चित रूप से उनकी बात को, हर बात को तवज्जो मिलनी चाहिए। और मैं तो खुद NSUI, यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, संगठन से आया हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। वो हुंकार भरेगा तभी हम लोग सफल होंगे। कांग्रेस पार्टी को बखूबी पता है कि मिशन 2023 को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का साथ होना जरूरी है। इसीलिए प्रदेश नेतृत्व दोबारा अधिवेशन बुलाकर उसमें कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की बात कर रही है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात बीजेपी के रणनीति की, जहां एक और गहलोत सरकार 23 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश करने की तैयारियों में लगी है, तो बीजेपी फिर से एक बार सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। रीट पेपर लीक मामले के जरिए बेरोजगारों वाले दांव को बीजेपी प्रोजेक्ट करने में लगी है। देखिए बाबूलाल की रिपोर्ट। हमारा नेता कैसा हो, जैसा हो। यही
यही जोश और जो मुझे दिया गया धक्का था वो कांग्रेस के लिए उनकी ताबूत की आखिरी कील साबित होगा 23 में। 2023 की जंग के लिए बीजेपी की तैयारी। किसी भी भूमिका में इस सरकार से लड़ने और टकराने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं, सदन में और सदन के बाहर भी। सरकार के खिलाफ बीजेपी के 4 हथियार। किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार, जिन मुद्दों पर सरकार पूरे तरीके से विफल है, हमारे किसी भी स्तर के, चाहे सोशल मीडिया का हो, धरातल का हो, उस आंदोलन के ये सारे मुद्दे हमारा हिस्सा रहेंगे। बजट सत्र का पहला हिस्सा हंगामेदार रहा। रीट पेपर लीक को लेकर बीजेपी ने लगभग हर दिन सदन में सरकार को घेरा और फिर से 23 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र के दूसरे हिस्से के लिए भी अपनी आक्रामक सियासत पर कायम है। जो सरकार ये कह रही थी कि वो बिल्ली खुड़के से नहीं डरती, वो सीबीआई की जांच की मांग से डर गई। जो सरकार दीवार पे नाथी का बाड़ा लिखने से हिल गई हो, जिस सरकार की बुनियाद हिल गई हो, जिस सरकार ने ये कहा कि कोई पर्चा नहीं हुआ, कोई लीक नहीं हुआ और किसी तरीके की अनियमितता नहीं हुई, वो लेवल 2 को निरस्त करने के लिए उसने प्रमाण दे दिया। बीजेपी का दावा है कि राजस्थान सरकार कई मुद्दों पर अपनी राय बदलने को मजबूर हुई। कांग्रेस नेताओं के एंटी इनकम्बेंसी नहीं होने के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आरोप लगाते हैं कि प्रदेश का बेरोजगार, किसान और महिला सरकार की वादा खिलाफी से नाराज है। जिस तरीके से राजस्थान में बेरोजगार संगठित हुए, किसानों में कर्जा माफी के नाम पर असंतोष है, महिलाओं में अपराधों पर, तो एंटी इनकम्बेंसी दिखती है, सड़क पर भी दिखती है, सोशल मीडिया पर भी दिखती है और उनके भीतर भी दिखती है। लेकिन इसका परिणाम तो जब बटन दबेगा 23 में तभी आ पाएगा। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि कांग्रेस जब जब अभिमान में आई है तो उसकी सत्ता के बाद या तो 56 सीटें आई हैं, फिर उसके बाद 21 आई हैं। अब 21 से कम कितनी हो सकती हैं, आप अंदाजा लगा लीजिएगा। सतीश पूनिया तो 2 कदम आगे बढ़कर ये भी दावा करते हैं कि बीजेपी के आंदोलन और कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी के कारण 2023 के बाद कांग्रेस अस्तित्व के संकट से जूझने वाली है। सरकार की घेराबंदी तो हो चुकी और इस कदर हो चुकी कि अब 2023 के बाद राजस्थान से कांग्रेस पार्टी पूरे नक्शे से गायब हो जाएगी। लेकिन जो बचा कुचा समय है वो भी पूरी ताकत से लड़ेंगे और 23 तारीख को विधायक दल की बैठक में फैसला करेंगे कि सदन में आगे की रणनीति क्या होगी। रीट पेपर लीक को लेकर सड़क पर संघर्ष के दौरान पूनिया चोटिल हुए, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उनके प्रति सहानुभूति दिख रही है, तो पूनिया इस चोट को सियासत के संघर्ष से जोड़ रहे हैं। बीजेपी इसे बेरोजगारों के हक के लिए पार्टी के संघर्ष के तौर पर प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है, यानी मरुधरा में सियासत अभी और गंभीर होने वाली है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यूएई की संसद को संबोधित करेंगे। 22 फरवरी को बिरला यूएई की संसद के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। स्पीकर बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय दल आज रात रवाना होगा। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से स्पीकर ओम बिरला की मुलाकात होगी। ओम बिरला की मुलाकात यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी होगी। यूएई की फेडरल नेशनल काउंसिल के स्पीकर सकर गोबाश के साथ भी स्पीकर ओम बिरला मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के संसदीय शिष्टमंडलों के आदान प्रदान के तहत ये पहली यात्रा है। भारतीय शिष्टमंडल में सांसद सुशील मोदी, डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान, डॉक्टर एमके विष्णु प्रसाद, पी रविंद्रनाथ, शंकर लालवानी, डॉक्टर सुजय राधाकृष्ण, विखे पाटिल, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और स्पीकर ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता भी शामिल हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार।
क्या आपको लगता है किसान आंदोलन का नुकसान हुआ है आपको? मैंने भरपूर कोशिश की है कि अपने किसान भाइयों को हम समझा सकें, लेकिन कुछ किसान भाइयों के अंदर इस तीनों कानून को लेकर जो गलतफहमी थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि तीनों कानूनों को फिलहाल हम वापस करते हैं। कर्नाटक में एक हिजाब का विवाद शुरू, मामला सब जुडिस है, न्यायालय के विचाराधीन है। न्यायालय के फैसले की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए, अनावश्यक बयानबाजी इस पर नहीं की जानी चाहिए।